नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है सारे जहां से ऊंचा। और ये कॉमिक्स जो है विचित्र जुड़वा का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है तो मैं इसके पहले भाग के दोनों पार्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक करें और इसके पहले भाग के दोनों पार्ट को ज़रूर से देखें। और इसके पहले भाग को मैंने आज से 20 या 1 महीने पहले अपलोड किया था और इसके दूसरे भाग यानी इस कॉमिक्स को अपलोड करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर ये जो बीच में कॉमिक्स दिख रहे हैं विचित्र जुड़वा, यही इसका पहला भाग है। ओके, और यहाँ पर इसके पहले भाग यानी विचित्र जुड़वा कॉमिक्स का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज कर इसके पहले भाग को पढ़ सकते हैं। और इधर शमशेर सिंह और झबड़ा डाकू 19 वर्ष बाद जब अपने भाई भैरव सिंह से मिलने गया तो और उसे महामाया की आराधना में लीन पाया तो वो सोचने पर मजबूर हो गया, क्या मुझे अभी भैया की और प्रतीक्षा करनी चाहिए या फिर मुझे अपनी तरफ से कोई कदम उठाना चाहिए। आखिर प्रतीक्षा की भी तो कोई हद होती है। आज 19 वर्ष हो गए किंतु भैया की आराधना अभी तक पूरी नहीं हुई, तो क्या फिर मैं ही साका को उसके पिता शिव सिंह की हत्या करने के लिए किसी तरह मजबूर करूं? हाँ, मुझे यही करना चाहिए। आखिर भैया की भी तो मूल योजना वही है। साका के यहाँ तो उसी के बाप यानी राजा शिव सिंह की मौत। और फिर अड्डे पर पहुंचकर झबरा डाकू ने साका को एकांत में बुलवाया। साका, तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ एकांत में क्यों बुलवाया है। तो सुनो साका, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का वो रहस्य बताऊंगा जो मैंने तुमसे अभी तक छुपाए रखा। ये घटना आज से लगभग 20 वर्ष पहले की है। एक दिन सुंदरनगर का राजा शिव सिंह शिकार खेलने गाजीपुर के जंगल में गया। पता नहीं सरदार आज मुझे कौन सा रहस्य बताने जा रहा है, और शिकार की तलाश में रास्ता भटक गया। उफ, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। शाम घेर आई है और मुझे पता नहीं किधर जाना है। अब क्या होगा। और भटकता हुआ राजा उसी जंगल में बनी एक झोपड़ी तक पहुंचा जहां घनश्याम सिंह नाम का एक गरीब अपनी पत्नी सुमंती और मात्र 2 माह के पुत्र के साथ रहता था। खटखट, देखो तो भाग्यवान, इस समय इस जंगल में कौन मुसीबत का मारा है। और फिर जैसे ही सुमंती ने दरवाजा खोला, उफ, इतनी सुंदर स्त्री मैंने तो सपने में भी इस सूरत की कल्पना ना की थी। एक अनजान पुरुष को अपलक अपनी ओर निहारते देख सुमंती एक पल के लिए गड़बड़ा सी गई। आप कौन हैं? और इस समय? जी, मैं सुंदरनगर का राजा शिव सिंह हूँ। शिकार खेलते समय रास्ता भटक गया हूँ। कृपया आज रात मुझे यहीं रहने की अनुमति दें। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अवश्य राजन, हमें आपकी सेवा करके बहुत प्रसन्नता होगी। और उस रात राजा को भोजन आदि कराकर घनश्याम सिंह ने झोपड़ी के एक कमरे में उसके सोने की व्यवस्था कर दी। राजा लेट तो गया किंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने रह रहकर सुमंती का सलोना चेहरा घूम जाता। अगले ही पल परेशान सा राजा उठ बैठा। उफ, ये मुझे क्या होता जा रहा है। लगता है यदि मुझे सुमंती ना मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर अगले ही क्षण आंखों में एक क्रूर चमक लिए राजा झोपड़ी के उस कमरे में पहुंचा जहां घनश्याम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गहरी नींद सोया पड़ा था। कमरे में पहुंचकर राजा ने तलवार के एक ही वार से सोए हुए घनश्याम के 2 टुकड़े कर दिए। खचाक! कौन? और कमरे का दृश्य देखते ही वो चीख पड़ी, नहीं। अगले ही क्षण सुमंती अर्ध विक्षिप्त की सी हालत में राजा पर झपटी। बोल कमीने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। वो सुमंती, बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए इस रास्ते के कांटे को हटाना जरूरी था। नीच कमीने, पापी,
मुझे तेरी सूरत से भी घृणा है, मैं थूकती हूँ तुझ पर। कहने के साथ ही सुमंती ने ढेर सारा थूक राजा पर थूक दिया। थू। सुमंती सुमंती द्वारा किए गए अपमान को राजा सह ना सका और खच आ फिर राजा उसी समय झोपड़ी से बाहर निकल गया। दूसरे दिन पास ही के गांव में रहने वाला घनश्याम का चचेरा भाई शमशेर सिंह संयोगवश अपने भाई से मिलने जब उसकी झोपड़ी पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। भैया! आ, आ, अपनी भाभी के मुंह से हल्की करहाने की आवाज सुनकर शमशेर उसकी तरफ लपका। भाभी, ये सब कैसे हुआ? देवर जी, ये सब कमीने राजा शिव सिंह ने किया है। और इसी के साथ टूटती सांसों के मध्य सुमंती ने शमशेर सिंह को पूरी कहानी बता दी और अंत में बोली, देवर जी, आप मुझे वचन दें कि आप मेरे इस बेटे को इस योग्य अवश्य बनाएंगे कि ये उस कमीने राजा से अपने माँ बाप की हत्या का बदला ले सके। और फिर इसी के साथ ही सुमंती ने भी दम तोड़ दिया। और जानते हो साका, सुमंती का वो नवजात शिशु कौन है? कौन है सरदार? पूछते समय साका की आवाज कांप सी गई। तुम? नहीं। हाँ साका, ये सच है और अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी माँ बाप की मौत का बदला राजा शिव सिंह से लेकर अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर उसकी मृत आत्मा को शांति पहुंचाते हो या नहीं। सरदार, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। राजा शिव सिंह, मैं आ रहा हूँ। अब आएगा मजा खेल का। बेटे के हाथों बाप की मौत या बाप के हाथों बेटे को फांसी, यही तो भैरव भैया की योजना थी। और उसी रात साका अकेला राजमहल की ओर बढ़ा जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो महल के पहरेदारों की नजरों से बचता हुआ राजा के शयन कक्ष में था। फिर बहुत सो लिए मीठी नींद राजा शिव सिंह, अब उठो, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। कौन? तुम? राका नहीं कुत्ते, साका बोल अपनी मौत को। साका डाकू, अच्छा हुआ तूने अपनी असलियत बता दी। अब तुम मेरे हाथों नहीं बचेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके हाथों मरेगा। ये लो साए। अपना पहला बार खाली जाता देख साका गुस्से से पागल सा हो गया और राजा पर अंधाधुंध वार करने लगा। किंतु साए 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 राजा उसके प्रत्येक वार को बड़ी चतुराई एवं फुर्ती से बचाता चला गया। किंतु तभी टन, फिर टन टन, अगले ही क्षण खच। इधर चोट तो लगी साका को, पर उधर दर्द हुआ राका को। क्या हुआ मेरे बेटे? पता नहीं माँ, पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने तलवार से मेरी बांह जख्मी कर दी है। हाँ माँ, ये देखो जख्म का निशान। हाय अल्लाह, लगता है मेरे बेटे पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। मैं कल ही इसे मौलवी साहब को दिखाऊंगी। और इधर साका और राजा शिव सिंह ने तलवार का मुकाबला चल ही रहा था कि टन टन। महाराज, आपके कमरे में कौन है? कृपया दरवाजा खोलें। सैनिकों, मेरे कमरे में साका डाकू घुस आया है। मेरे कमरे को चारों तरफ से घेर लो। साका और कमरे में साका सोचने पर मजबूर हो गया। इससे पहले कि राजा के सैनिक कमरे को चारों तरफ से घेर लें, मेरे यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। फिर आज तो मैं जा रहा हूँ राजा शिव सिंह, किंतु मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा तेरी मौत बनकर। वापस तो तू तब आएगा जब यहाँ से जिंदा बचकर जाएगा। इसी के साथ साका ने खिड़की से छलांग लगा दी। साका के खिड़की से कूदते ही लपक कर राजा ने दरवाजा खोला। महाराज, कहाँ है वो दुष्ट साका डाकू? वो इधर खिड़की से कूदकर भागा है। तुम लोग जल्दी से दौड़ो और उसे गिरफ्तार करके शीघ्र ही मेरे सामने पेश करो। फिर सैनिक बिना कुछ जवाब दिए राजा की बताई दिशा की ओर दौड़ पड़े, किंतु शीघ्र ही वो निराश हो वापस लौटे। महाराज, हमें अफसोस है कि हम डाकू साका को नहीं पकड़ सके। उफ! एक पल के लिए तो राजा भी निराश हो गया, किंतु अगले ही पल जाने क्या सोचकर उसकी आंखें चमकने लगी। सैनिकों, तुम लोग जाकर तुरंत महामंत्री और सेनापति को यहाँ भेज दो। जो आज्ञा महाराज। फिर थोड़ी ही देर बाद महामंत्री और सेनापति राजा के शयन कक्ष में थे। महामंत्री जी,
आप लोग फौरन बंजारों की बस्ती में जाकर राका को गिरफ्तार कर लाएं। यदि राका वहां ना मिले तो उसके माँ बाप को पकड़ लाएं। किंतु महाराज, राका का अपराध? महामंत्री जी, राका ही वास्तव में साका डाकू है और वो अभी अभी हमें कत्ल करने की इरादे से यहाँ आया था। और इसी के साथ राजा ने थोड़ी देर पहले की घटना उन्हें बता दी और अंत में कहा, मेरे ख्याल से अब आप लोग किसी विस्मय में ना डूबकर तुरंत उसकी गिरफ्तारी का बंदोबस्त करें, कहीं वो अपने माँ बाप के साथ इस राज्य से ही भाग निकलने में सफल ना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, मैं अभी राका यानी साका को गिरफ्तार करके लाता हूँ। इसी के साथ महामंत्री और सेनापति महाराज के सैन्य कक्ष से बाहर निकले। फिर थोड़ी देर बाद महामंत्री के आदेश पर सैनिकों ने बंजारों की पूरी बस्ती को घेर लिया। अगले ही पल, उठो साका, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। किंतु मेरा अपराध क्या है महामंत्री जी? साका, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता लग चुका है कि तुम ही साका डाकू हो। नहीं, ये झूठ है, मेरा बेटा डाकू नहीं है। पता नहीं ये सब क्या चक्कर है, क्या झूठ है और क्या सच, इसका पता कल सुबह दरबार में चलेगा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। और फिर देखते ही देखते सैनिकों ने राका की मुश्कें कस दी और उसे लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। दूसरे दिन राजमहल में, ये झूठ है महाराज, मैं साका नहीं राका हूँ और ना ही मैंने कभी डाका। खामोश गुस्ताख, तो भरे दरबार में हमें झूठा कह रहा है, जबकि ये सच है कि कल रात को तू ही मुझे मारने के इरादे से राजमहल में मेरे सैन्य कक्ष तक आया था। महाराज, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है आपको मुझे पहचानने में धोखा हुआ हो। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कल रात मुझ पर आक्रमण करने वाला तू ही था। फिर कल हमसे हुई लड़ाई में तेरी बांह भी तो घायल हुई थी। यदि वो तू नहीं था तो दिखा अपना बायां बाजू, यदि तेरे बाजू पर जख्म का निशान ना हुआ तो हम समझेंगे कि हमें धोखा हुआ है। किंतु महाराज, किंतु परंतु कुछ नहीं। सैनिकों, इसका बाजू देखा जाए। अगले ही पल एक सैनिक ने राका की कमीज की आस्तीन ऊपर की तो महाराज, इसके बाएं बाजू में तलवार के जख्म का ताजा निशान है। जख्म का निशान? अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि यही साका डाकू है। अतः हम इसे सजाए मौत का हुक्म देते हैं। कल भरी दोपहर में नगर के प्रमुख चौराहे पर इसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा और इसकी मौत का तमाशा हम अपनी आंखों से देखेंगे। नहीं, और इधर नहीं, साका की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि उसे यूं ही समाप्त कर दिया जाए। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। किंतु साका इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है? यदि राजा उस बंजारे को साका समझकर उसे फांसी पर चढ़ाकर खुश हो रहा है तो उसे खुश हो लेने दो। नहीं सरदार, यदि ऐसा हो गया तो चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन ये सच है कि लोगों के दिलो दिमाग से साका का आतंक समाप्त हो जाएगा। अतः मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस बंजारे को कल उसी चौराहे से राजा की कैद से छुड़ा कर लाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। दूसरे दिन नगर के प्रमुख चौराहे पर नगर निवासियों की भारी भीड़ थी। सभी साका डाकू को फांसी लगाए जाने की खबर से बेहद खुश थे। अब हम कम से कम सुख की नींद तो सो सकेंगे। हाँ, इस दरिंदे के लिए जिंदगी तो जैसे हंसी खेल थी, पर अब अपनी मौत को सामने देख कैसा सहमा सा खड़ा है। फिर समय होते ही राजा ने जल्लादों को साका यानी राका को फांसी लगाने का इशारा किया तो दोनों जल्लाद फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। किंतु जैसे ही जल्लादों ने फांसी की कार्यवाही आरंभ की, इससे पहले कि राजा या वहां पर उपस्थित नगरवासी कुछ सोच समझ सकें, साका और उसके साथियों ने वहां मारकाट मचा दी। खच, उफ, और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। भागो भागो, ओह! और साका ने इसी मौके का फायदा उठाया। तुम, मेरा ही नाम साका है, अब फिलहाल तुम चुप रहो। शीघ्र ही वो राका को आजाद कराकर अपने साथ लिए एक और भागा जा रहा था। इसका मतलब साका का हमशक्ल होने के कारण ही मुझे इस मुसीबत से दो चार होना पड़ा। जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर साका ने घोड़ा रोका। दोस्त, फिलहाल अब तुम सुरक्षित हो, आगे तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, ये तुम जानो, किंतु अब मैं तुमसे इजाजत चाहूंगा।
फिर जैसे ही साका ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, राका ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। जाते कहाँ हो साका? क्या मतलब? साका, तेरे ही कारण मैं डाकू ना होते हुए भी समाज की नज़र में एक डाकू बन गया। यदि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूं तो मेरे माथे पर लगा डाकू नाम का ये कलंक धुल जाएगा। अतः अब खूब, बहुत खूब, मेरे ही कारण तो तुम इस समय जिंदा हो और मुझे ही गिरफ्तार करवा कर मेरी मेहरबानी का मुझे ये इनाम देना चाहते हो। हाँ, ये सच है कि इस समय मैं तुम्हारे ही कारण जिंदा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि तेरे ही कारण मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा था। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।